देखेंगे टेस्ट 147 के बारे में। पहला प्रश्न है, किसी नए इंस्टॉलेशन की वायरिंग पूरी होने पर नियमों के किस समूह को सत्यापित किया जाता है? तो आप सब जानते हैं कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का 1956 का क्या होता है? सत्यापन। यह जो 1956 का नियमावली है, यह विशेष रूप से किसके लिए है? वायरिंग से साहब जी संबंधित है, और साथ ही साथ वायरिंग से भी संबंधित है, और वायरिंग की पूर्ण सुरक्षा, उसका व्यवस्था, उसकी संरचना, ये सारे चीजों के बारे में यह क्या करती है? दिशा निर्देश देने का काम करती है। तो हम जब कभी भी वायरिंग करें, चाहे इंडस्ट्री में करें चाहे घर में करें, आईई रूल 1956 को फॉलो करना ही पड़ता है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां उपभोक्ता की वायरिंग कटआउट से क्या होती है? जुड़ी होती है। तो साहब जी, जहां पर उपभोक्ता की वायरिंग किससे जुड़ी होती है? कटआउट से, उसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स टर्मिनल कहते हैं। ये जो उदासीन पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं साहब न्यूट्रल पॉइंट। क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। और ये न्यूट्रल पॉइंट सिर्फ कहां मिलता है? स्टार कनेक्शन में आपका प्राप्त होता है। और ये स्टार कनेक्शन कहां होता है? 3 फेज एसी में साहब होता है। अब रही बात ग्राउंड टर्मिनल की, ठीक है? ग्राउंड टर्मिनल की तो आप जानते हैं क्या होता है साहब जी। आप ध्यान रखिएगा, उपकरण का जो टर्मिनल, यानी उपकरण का जो भाग अर्थ इलेक्ट्रोड से क्या होता है? अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्राउंड टर्मिनल के नाम से जानते हैं साहब जी, ये ध्यान रखिएगा। भूसंपर्कन टर्मिनल और भूसंयोजित टर्मिनल, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही शब्द का क्या है? रूप है साहब। मापन के तहत धारा आपकी क्या है? 0 से 5 एम्पियर के एमीटर के साथ है, और 100/5 आपका क्या है? धारा ट्रांसफार्मर का संयोजन है। और यह कितने एम्पियर की रीडिंग पढ़ रहा है? 3 की रीडिंग पढ़ रहा है। आपसे पूछ रहा लाइन धारा क्या होगा? साहब, लाइन धारा का सूत्र होता IL बराबर एमीटर की रीडिंग, क्या होती है? एमीटर की रीडिंग अब बटा आपकी हो जाती है हमारी नेट करंट, गुना आपका क्या हो जाता है? ट्रांसफार्मर का संयोजन धारा। क्या होती है? ट्रांसफार्मर की संयोजन धारा। तो आप जरा यहां बताइए, दिए गए डाटा के हिसाब से आप क्या कर दीजिएगा? हमारी रीडिंग अमीटर की कितनी है? 3 एम्पियर है ना? और नीचे आपका कितना है वहां? 100/5। तो क्या कर दीजिएगा? आप सीधे कर दीजिए 100/5, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 300/5 आ गया। कितना हो गया? 60 एम्पियर आ गया। ऑप्शन नंबर सी। IEEE के अनुसार साहब जी, हमने आपको बताया था IEEE का जो पूरा नाम होता है आप जानते हैं क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ, IEEE का जो है वो क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। ठीक है? IEEE और IEEE। अब यहां पर ध्यान रखिएगा साथियों, इनके हिसाब से इन्होंने हाई वोल्टेज का सीमा जो निर्धारित किया है वह कितना किया है साहब जी? 33,000 किया है। यानी 33,000 से अधिक वोल्टेज नहीं हो सकता है। इन्होंने यह भी बताया है कि कंज्यूमर के टर्मिनल पर ±6% से ज्यादा वोल्टेज का वेरिएशन भी नहीं हो सकता है। ये सारी लिमिटेशंस इन्होंने दिया है। इस लोगों का काम है नियम को बनाना, विद्युत से संबंधित चीजों की टेस्टिंग करके तब उसका क्या करना? नियम बना करके तब देना, जिससे हम उसके मानक के रूप में क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके। ठीक है कि नहीं? आइए विद्यार्थी जी, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राइमरी शक्ति कितनी है? 100 वाट है। अब वोल्टेज रेशियो 2:1 है। द्वितीयक साहब जी, जब ट्रांसफार्मर आदर्श हो गया तो आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होगा साहब? आप हमेशा एक बात को जानते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर में हमारे वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन होता है क्या? यानी आपका साहब वोल्टेज भले घट जाए बढ़ जाए, करंट भले घट जाए बढ़ जाए, लेकिन जीवन में कभी पावर बदल नहीं सकता। यानी V1 I1 बराबर V2 I2। वोल्टेज रेशियो 2:1 कर रहा है। मानते हैं कि इधर वोल्टेज ज्यादा होगा करंट कम होगी, इधर वोल्टेज कम होगा करंट ज्यादा होगी, या इधर वोल्टेज कम करंट ज्यादा, या इधर वोल्टेज कम करंट ज्यादा। ये चीजें पॉसिबल है, लेकिन कभी ये संभव नहीं है कि KVA1 आपका KVA2 के बराबर ना हो। साहब जी हमेशा याद रखिएगा, ये वाट में जो आपका पावर दिया है, तो हमने आप ये जानते हैं अगर वाट में मेरी पावर ये P इनपुट की है तो निश्चित रूप से आपका P आउटपुट भी क्या होगा? सेम ही रहेगा। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर भी 100 वाट ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जी आप लोग भी जान लीजिए, अगर कहीं 10 मिली एम्पियर रहेगा तो इसको 10 गुना 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर लिखिएगा। अगर कहीं 10 किलो एम्पियर रहेगा तो 10 गुना 10 के पावर 3 एम्पियर लिखिएगा। किलो के बदले 10 के पावर 3 आता है, अब मिली के बदले 10 के पावर माइनस 3 आता है। इसी को हम 10/1000 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसी को आप आगे क्या कर दीजिएगा, 1 0 कट जाएगा, 0.00 कि 01 लिखिएगा, 1 दशमलव सिर्फ लिखिएगा 01, ऐसा लिख सकते हैं। 2 अंक होइए क्या ना, एक हुआ 1 0 हो गया, 2 अंक पर दशमलव तो 01 ही होगा। अगर ऊपर 1 रहता तब हमारा 001 होता। चलिए, निम्नलिखित में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को हमेशा बंद रखना चाहिए? ये बहुत हाईलाइटेड और यूनिवर्सल क्वेश्चन है। हम सब साहब सीटी की बात करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर इसका पूरा नाम होता है, और करंट ट्रांसफार्मर की मदद से हम क्या करते हैं, अधिक मान का साहब हाई करंट को साहब मेजरमेंट करने का काम करते हैं। और आप जानते हैं मापन का काम हम इससे करते हैं, हाई करंट मेजरमेंट करते हैं। अब यह जो ट्रांसफार्मर होती है कौन सी होती है? स्टेप अप होती है, यानी इसका प्राइमरी में वाइंडिंग बहुत कम होता है, मात्र 1 या 2 टर्न हुआ तो वही बहुत है। तो प्राइमरी में टर्न आपकी क्या होती है? कम होती है। सेकेंडरी में टर्न ज्यादा होती है। सेकेंडरी साइड मात्र 0 से 5 एम्पियर का क्या लगाते हैं? अमीटर लगाते हैं। और साहब जी हमेशा याद रखिएगा, इसके सेकेंडरी को ऑलवेज क्लोज रखा जाता है। अगर आप ओपन कर दीजिएगा तो क्या होगा, मेरी वोल्टेज क्या होगी? बढ़ जाएगी। वोल्टेज बढ़ेगी, करंट का एब्रप्टली क्या होगा? काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। परिणाम क्या होगा? आपका शॉर्ट कर जाएगा, सर्किट आपकी जल जाएगी। इसी से बचने के लिए हम इसको हमेशा क्या करते हैं? क्लोज ही रखने का काम करते हैं। आंसर आपका धारा ट्रांसफार्मर होगा। अगर बात होगी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की तो याद रखिएगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज मापने में मदद करता है। यानी आपका वोल्टेज बढ़ गया तो करंट घट गई, घटा हुआ करंट I2 यहां से मिल गया, और आपको मालूम ही है N1 N2, और उसके बाद आराम से आप क्या निकाल लेंगे? I1 निकाल लेंगे। आप तो जानते ही हैं N2/N1 बराबर क्या होता है? I1/I2 होता है। यहां से I1 क्या कर दीजिएगा? N2 into I2 बटा क्या हो जाएगा? N1 करके आप निकाल लीजिएगा। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 500 केवीए 200 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर को 50 हर्ट्ज पर चलाया जा रहा है, केवीए निर्धारण कीजिए कैसा होगा? तो साहब जी यह क्वेश्चन बहुत मजेदार है। आपको P1 दे दिया है 500 केवीए और आपसे कह रहा है सरकार P2 बराबर बता दीजिए क्या होगा। पहले केस में F1 आपका कितना है? पहले केस में फ्रीक्वेंसी आपकी है 200 हर्ट्ज, और दूसरे केस में F2 आपका कितना है? 50 हर्ट्ज है। विद्यार्थी एक छोटा सा रिलेशन याद रख लीजिए, इसलिए आप P1 बटा P2 बराबर F1/F2 कर सकते हैं। आपको निकालना P2 है तो क्या करिएगा? P1 F2/F1 करिएगा। P1 का मान आपका 500 है, F2 का मान 50 है, और नीचे आप क्या लिख दीजिए? 200 कर दीजिए। 0 0 कट गया, 2 से कट गया कितना बार में? 200 250 250 आपका कितना हो गया?
25 दूनी 500 ना जी, तो कितना हो गया 250 गुना 5 बराबर, एक सेकेंड, 0 0 कट गया, हाँ तो ठीक तो है, 0 से ये 0 0 से जो खाली 25 बच्चा, ये भी 0 नहीं होगा, तो 25 25 मात्र कितना हो गया 125 के भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी यहां से क्या देख रहे हैं आप, 200 का कितना हो रहा है 1/4 हो रहा है, तो जब आपका पैरेलल समानुपाती है तो 500 का भी 1/4 कर देते हैं, तभी कितना आता है, चलिए अगला प्रश्न, 4 तार वाली सेवा के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मर, तो साहब जी 3 फेज 4 वायर के लिए हम लोग डेल्टा स्टार का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं साथियों। स्टेप अप के लिए लिया जाता है जनरेटिंग स्टेशन पर, और स्टेप डाउन के लिए कहां लिया जाता है, आपका वितरण स्टेशन पर, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा डेल्टा स्टार। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी में किस माध्यम से अंतरित होती है साहब, चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण अंतरित होती है। आप सब जान ही रहे हैं इसके बारे में कि आपका ये मैग्नेटिक कोर है और फ्लक्स आपका क्या होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ फ्लक्स का प्रवाह होता है, और फ्लक्स के लिंकिंग से म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पर आपका क्या होता है, आउटपुट आपको यहां पर प्राप्त हो जाता है। तो राइट आंसर देंगे, जोड़ने का काम कौन कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स कर रहा है। अस्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि एक समान बनी रहती है, V और F आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो कौन लॉस कांस्टेंट होगा, कोर लॉस। कौन सा कांस्टेंट होगा, कोर हानि। ये कोर हानि को ही हम कांस्टेंट हानि कहते हैं। पीआई बराबर पीएच प्लस पी होता है, और इसी का मान भी एफ पर क्या होता है, निर्भर साथियों करता है। पीएच भी एफ के समानुपाती, पी भी एफ स्क्वायर के समानुपाती होती है, और यह लोड के परिवर्तित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोड रहे ना रहे हमेशा यह होती ही रहती है साहब। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आदर्श ट्रांसफार्मर में लिखा हुआ है I2 बटे I1 का मान नहीं दिया है। चलिए साहब जी, आपका I2 बटे I1 का मान 2 है साहब जी, आप लोग भी लिख लीजिएगा, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है। I2 बटे I1 का मान कितना है 2, E1 बराबर लिख दिया है 100, E2 भी 100 है, नहीं नहीं यहां थोड़ा सा यहां पर गलत किया है, E1 E2 100 है, एक बार चेक कर लेते हैं। E1 निकालना है साहब जी, ये इन्होंने मिस कर दिया है लिखने में। आपका E2 100 है, E1 क्या होगा, ठीक है, आपका E2 100 वोल्ट है, E1 बराबर वाट कह रहा है, ठीक है। आप क्या रिलेशन जानते हैं, E2 बटे E1 बराबर I1 बटे I2 आप जानते हैं। आपको मान क्या दिया है, I2 बटे I1 दिया है, I1 बटे I2 करिएगा तो क्या लिखिएगा, 1/2 लिखिएगा। यानी यहां से आप क्या लिख दिए साहब, E2 बटे E1 बराबर 1/2। क्वेश्चन पूछ रहा है E1 बराबर 2 गुना E2, 2 का 2, E2 का मान 100 बराबर 200 वोल्ट हो जाएगा, उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। ट्रांसफार्मर की कौन सी जांच उसका रेगुलेशन भी बताता है, इफिशिएंसी भी बताता है, और टेम्परेचर की भी जानकारी देता है। कल ही चर्चा किए थे, उसको हम लोग संपना टेस्ट कहते हैं, बैक टू बैक टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में 2 समान रेटिंग का ट्रांसफार्मर लेते हैं और उसको पैरेलल ऑपरेशन में संचालित करते हैं। ऐसे केस पर अगर पावर लॉस की बात करिएगा तो आपका पीआई भी क्या हो जाएगा, वाटमीटर 1 का रीडिंग बटा 2, आप पीसीयू भी क्या हो जाएगा, वाटमीटर 2 का रीडिंग बटा 2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के कारण
हमको हाफ करना पड़ता है। इसी पर आधारित आज की क्लास में सबसे पहले जो न्यूमेरिकल था उसी पर हम लोग चर्चा किए थे। तो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैक टू बैक टेस्ट। इसी को हम संपनर टेस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? संपनर टेस्ट के नाम से जानते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम क्या करते हैं तो कॉपर लॉस की जानकारी प्राप्त करते हैं, ओपन से आयरन की जानकारी प्राप्त करते हैं साहब जी। हॉपकिंसन का यूज ट्रांसफार्मर में नहीं होता, ये कहां होता है? डीसी मशीन में होता है। 2 किलोवाट 230 वोल्ट 20 हर्ट्ज का इंडक्शन मोटर 0.7 लैगिंग पावर फैक्टर पर 60% की दक्षता के साथ चल रहा है। विद्यार्थी आपसे पूछा जा रहा है कि मोटर के द्वारा लिया गया करंट कितना है। सरकार आप इफिशिएंसी बराबर जानते हैं आउटपुट बटे मालूम है जी, बिल्कुल मालूम है। कितना? 2 किलो वाट मालूम है। इनपुट है मालूम नहीं है, कितना होता है? VI cos phi होता है। अब इनपुट निकालिएगा तो क्या करिएगा? 100 वाट में है इसीलिए 2 गुना 10 के पावर 3 लिख दिए। वोल्टेज का मान कितना है? 230 है। उसके बाद आई है नहीं है, पावर फैक्टर है 0.7। अब यहां से आई का वैल्यू हमको निकालना है। इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो आई बराबर होता है 2 गुना 1000 गुना आपका 100, नीचे से ऊपर आ गया, अब बटे नीचे होता है 230 गुना 60 गुना 0.7। जब इसको आप जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं 20.7 एम्पियर आपका क्या आता है? करंट आता है। कितना आता है? 20। आप करके देखिए कितना आ रहा है? 7 आ रहा है ना। मिलता जुलता नजदीक का आंसर कौन है? इसीलिए डी लेके चलेंगे। देखिए विद्यार्थी जी, कैलकुलेशन जो है वो आपको स्वयं करने का प्रयास करना है। हम एक एक जोड़ घटाव को काट काट करके नहीं बताएंगे, जो मैं पहले ही आपको कह चुका हूं। इसलिए ये चीज आपको स्वयं से करनी है, समझ गए कि नहीं? अगर एक एक को काट काट करके करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, समय उसमें ज्यादा लगेगा। ये प्रैक्टिस आपको व्यक्तिगत स्तर पर करनी होगी। बहुत सारे बच्चे को काटने के लिए, ये सब करने के लिए नहीं आता है, तो वो आपको स्वयं करना होगा। मान लीजिए कि अब आप इतने समय तक गणित पढ़ रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपको ये सब स्वयं करना है। हम प्रोसेस बताएंगे और आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे। फेज की संख्या चाहे जो भी हो, फेल टाइप के अल्टरनेटर में कितना स्लिपिंग हो सकता है? साहब जी कितनों फेज रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको मात्र क्या होगा साहब जी? 2 स्लिपिंग होगा। और ये स्लिपिंग कहां होगा साहब? या रोटर पर होगा। कहां होगा? रोटर पर। किस लिए होगा साहब जी? डीसी एक्साइटेशन को रिसीव करने के लिए होगा, क्योंकि हम जो डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग कर रहे हैं और एक्साइटेशन के लिए रोटर के वाइंडिंग को जो सप्लाई दे रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमको स्लिपिंग चाहिए। बाकी कितनों फेज है उसे मतलब नहीं है। डीसीए सप्लाई देना है तो 2 से काम चल जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा सरकार? 2। लेकिन यही प्रश्न अगर पूछ देता विद्यार्थी जी, यदि पूछ देता कि हमारा स्लिपिंग इंडक्शन मोटर है, मौका दीजिएगा इनको भी, तब कितना स्लिपिंग हो जाता? 2 हो जाता। एलपी पर लग गए हैं 3 विद्यार्थी जी। स्लिपिंग में हमेशा 3, ठीक है ना? इतना छोटा छोटा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। स्लिपिंग में 3, यहां पर अगर स्क्वायरल केज पूछ दिया जाता तो कितना? स्क्वायरल केज में 1 ना। स्क्वायरल केज में 0, उसमें कोई स्लिपिंग की जरूरत नहीं है साहब, हमेशा ध्यान रख लीजिए। स्क्वायरल केज 0 स्लिपिंग या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर 3, अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मोटर 2। समझ गए ना? चलिए साहब जी, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग कहां करते हैं? स्लिपिंग में करते हैं। इसी के लिए 3 रजिस्टर जो बाहर से जोड़ते हैं उसके लिए हमको क्या चाहिए? स्लिपिंग चाहिए। यानी स्पष्ट है साहब जी, राइट आंसर होगा स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में रोटर रजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। यह क्या करता है साहब? ध्यान रखिएगा साहब जी, सर्पी वाले में आपका जो रजिस्टर जोड़ते हैं क्या होता है? पावर फैक्टर इंप्रूव करता है। और क्या होता है? आपका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। और क्या होता है? स्पीड में भी साहब जी कंट्रोल हो जाती है। और क्या होता है? IST स्टार्टिंग करंट भी कम हो जाती है।
क्या हो जाती है, IST भी कम हो जाती है। ठीक है विद्यार्थी जी, चलिए तीन फेज मोटर की किन्हीं दो सप्लाई लीडों को आपस में बदलने से, तीन फेज को आपस में बदल दिए विद्यार्थी, क्या होगा, गति, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब, जिस दिशा में मोटर चल रही है उसकी उल्टी दिशा में चलने लग जाएगी। लेकिन साहब जी, पंकज यादव जी, ठीक है, आप ही से छोटा सा प्रश्न है, ठीक है, चलिए तो पंकज जी आपसे छोटा सा सवाल है, डीसी मोटर में सप्लाई टर्मिनल को चेंज कर देते हैं, गति पर क्या फर्क पड़ेगा, मौका दीजिए इनको। डीसी मोटर में सप्लाई टर्मिनल को पलट देते हैं, गति पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंफर्म है जी। यहां जो पढ़ रहा है बिल्कुल सही कहा है, थ्री फेज इंडक्शन मशीन हो उसमें सप्लाई टर्मिनल को बदलने से गति क्या होती है, पलट जाती है। लेकिन डीसी में टर्मिनल पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डीसी में यदि गति को बदलना है, उल्टा डायरेक्शन में करना है, तो या तो आर्मेचर का टर्मिनल को चेंज करना पड़ेगा या नहीं तो फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करना पड़ेगा, यह ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी जी आइए जरा अगले प्रश्न की ओर। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग कहां करते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में करते हैं। यह स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, कम करता है, आपके टीएसटी को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। और साथियों सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, सुरक्षा हेतु हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और यह जो स्टार डेल्टा है स्टार्टर, यह किस काम के लिए यूज किया जाता है, सुरक्षा के लिए। लेकिन कितने रेंज में साहब जी, 5 से लेकर के 20 एचपी तक के मशीन के लिए प्रयोग किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, डीसी शंट में 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर 4 पॉइंट का भी प्रयोग किया जाता है साथियों, यह ध्यान रखिएगा। तो उत्तर हो गया बी नंबर। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ें। चलिए हाँ तब ठीक है। 6 पोल 3 फेज अल्टरनेटर 1000 आरपीएम पर चलते हुए 8 पोल 3 फेज अल्टरनेटर को सप्लाई देने का काम कर रहा है। रोटर करंट फ्रीक्वेंसी एफआर कितनी है, 2 हर्ट्ज है। आपको कह रहा है मोटर का स्पीड एनआर बराबर वाट। अगर हम साहब एफ निकाल लें तो मेरे लिए सुलभ हो जाएगा। एफ कैसे निकलेगा, अल्टरनेटर 6 पोल का है और 1000 आरपीएम पर चल रहा है, तो नहीं निकल जाएगा एफ। यहां से कैसे निकलेगा साहब जी, आपका 6 पोल है और आरपीएम यानी एनएस कितना है, 1000 आरपीएम है साहब। यहां से आप कर दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या लिखिएगा, आपको रिलेशन मालूम है ना, एनएस बराबर 120 एफ बाय पी होता है। यहां से करिए एनएस इंटू पी बाय 120 हो जाएगा। तो क्या मान लिखिएगा साहब, 1000 गुना 6 बटा 120 बराबर 50 हर्ट्ज हो जाएगा। तो एफ आपका 50 हो गया। यहां से अब आप स्लिप निकाल लीजिए, स्लिप कितना साहब जी, एफ आर बाय एफ यानी 2 बटा 50, कितना मान आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए, 0.04 आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है साहब, अब आपको एनआर निकालना है। क्या होता है, एनएस इंटू 1 माइनस एस होता है। एनएस के बदले 1000, 1 माइनस 0.4 यानी 1000 गुना 0.96 बराबर 960 आरपीएम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
कितना हो रहा है? चार्ज इस पर मोटर प्रचलित होती है ना? 3 फेज इंडक्शन मोटर की चर्चा हो रही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है विद्यार्थी जी। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में चर्चा हो रही है तो हम लोग उसी पर काम करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। हम अब क्या कर लेंगे, जरा ध्यान दे दीजिए। कह रहा है कि 3 फेज अल्टरनेटर, तो उस वाले रिलेशन से तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, क्लियर हो गया। अब हमको करना है यहां से साहब 8 पोल वाले पर। तो अब हम क्या करते हैं, 3 फेज IM का क्या निकालते हैं, NS है ना। इसका NS निकालिए, 120 F/P कीजिए, 120 गुना 50 बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अभी कितना हो गया, 6000 बटे 8, 750 आ गया है ना विद्यार्थी। अब हमको क्या कर लेना है, NR निकालना है, किसके लिए, 3 फेज IM के लिए। तो क्या होगा, NS इंटू 1 माइनस S। तो NS के बदले में 750 और 1 माइनस 0.04, तो कर लीजिए 750 गुना 0.96 कितना होता है, 720 होता है। तो चलिए मेरा आ गया 720 डी नंबर को। यानी ज्वाइंट वाला जब क्वेश्चन रहे तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अल्टरनेटर वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, अब बाद में हम लोग 3 फेज इंडक्शन वाला यूज करेंगे, मामला को चेंज कर देंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए 6 पोल 4 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर का स्लिप। तो साहब जी स्लिप दे दिया है 3%, तो क्या लिखिएगा, 3/100 बराबर 0.03। अब कह रहा है पोल आपके पास 6 है, आप फ्रीक्वेंसी 50 है, NR पूछ रहा है, NR बराबर NS इंटू 1 माइनस S होता है। हमको NS निकालना पड़ेगा, 120 F/P करना पड़ेगा, 120 गुना 50 बटा क्या कर दीजिएगा 6, क्या हो गया 1000 RPM हो गया। अब इस सूत्र में डाटा रख दीजिए, 1000 इंटू 1 माइनस 0.03, ये क्या हो जाएगा 1000 गुना 0.97 बराबर 970 RPM आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लेकर चलिएगा। चलिए आगे बढ़ें। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। किसी पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में आप स्क्वायरल केज में जानते हैं स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कम होता है। इसी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डबल केज करने का साहब जी काम करते हैं। डबल केज करने पर क्या होता है, ये पहला वाला जो हिस्सा है अपर केज, इसमें साहब जी आपकी रेजिस्टेंस क्या होती है, आर अधिक होती है, आर अधिक होती है। एक्सेल आपका क्या होता है, कम होता है। धारा भी आपकी क्या होती है, कम होती है। लेकिन यहां पर साहब आर कम होती है, एक्सेल अधिक होती है, आपकी धारा क्या होती है, अधिक होती है। चुंबकीय क्षेत्र कहां ज्यादा, यहां ज्यादा होता है। इससे क्या बेनिफिट मिलता है, नेचुरली हमारा साहब टॉर्क बढ़ता है। तो हम सही उत्तर किसको देंगे, डबल केज रोटर का प्रयोग करके। और इस डबल केज रोटर का प्रयोग कहां करेंगे, लेथ मशीन में करेंगे, मिलिंग मशीन में साहब जी करने का काम करेंगे। जहां पर भी हमको टॉर्क क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, वैसी स्थिति में इसका यूज करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही।